बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हिम्मत की बहुत सारी ऐसी दास्तानें हैं जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई। एक बहादुर खातून से आपको मिलवाने जा रहे हैं। रमज़ा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं इसको। ये जो कोहली ख़ानदान है ना, ख़ासतौर वीर जी कोहली, मैंने उनको बहुत इंटरव्यू भी किया हुआ। ये एक टाइम था जब बॉन्डेड लेबर थी इस सारे एरिया में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। यानी बहुत सारे ताकतवर वडेरे और रईस जो हैं वो इन लोगों को नस्ली खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल अपना गुलाम रखते थे। इनको पैरों में बेड़ियां डाल के रखा जाता था, इनसे जबरी मुशक्कत ली जाती थी, इनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था, इनको मर्जी से जीने का, शादियां करने का हक नहीं दिया जाता था। और फिर वहाँ से उस इलाके में आप सोचें एक ऐसी खातून जो अपाहिज है, उमरकोट के छोटे से गाँव में जिसका के नाम मनाजी ढानी है, 6 साल कबल वो एक खातून जो कि खुद ज़िंदगी की एक सोशल ये डिस्क्रिमिनेशन जिसका मैंने जिक्र किया, फिज़िकल चैलेंज जो कि अल्लाह ताला ने उनको एक दिया, उसके साथ वो लोगों में इल्म की रोशनी बांटने में मसरूफ़। एक छोटा सा इल्म का फरा दिया जलाया जिसकी रोशनी अब सूबे के दीगर हिस्सों में भी फैलती चली जा रही है। आंसू कोहली ने 2014 में अपनी मदद आप के तहत गाँव में प्राइमरी स्कूल की बुनियाद रखी और उस वक्त स्कूल में चंद एक बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तलबा की जो तादाद है वो 350 तक जा पहुंची है। आप सरकारी स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो ये तादाद इतनी नहीं हुआ करती है फरा। हाँ, और नंबर पे ना जाएं, 350 आपको यहाँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठ के थोड़ा सा नंबर लग रहा होगा। जो मैंने आपको हालात बताए, सोचें उस नस्ल के बारे में जो नस्ल दर नस्ल गुलामी में इस दौर में 20वीं सदी में रहे हैं। उनके 350 बच्चे जो हैं, जिसमें दर्जनों बच्चियां भी शामिल हैं, वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये क्रेडिट है आंसू कोहली का, जो कोरोना की वबा के दिनों में भी डटी रही हैं। उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए, सारे स्कूल बंद थे, ये 350 बच्चों का स्कूल जो है ये उस वक्त भी काम कर रहा था। पूरी एहतियात के साथ तो बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। और जो एक और अहम चीज़ है, अहम नुक्ता है जो हम आज उठाना चाह रहे हैं, सिंध की पार्लिमान ने आंसू कोहली को तालीम के लिए उनकी खिदमात पर सिंध की मलाला यूसुफजई के खिताब से तो नवाजा, लेकिन सूबाई हुकूमत ने उनके स्कूल के लिए इमारत और ज़ेर तालीम बच्चों की किफ़ालत का ऐलान किया था। वो वादा अभी तक वफा नहीं हो सका। यही तो बदकिस्मती है कि हम सब लिप सर्विस जो है वो बहुत अच्छी कर लेते हैं और अमली इक़दामात की जब बात आती है तो वहाँ फोटो सेशन भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वो लिप सर्विस में नहीं आता। देखे नहीं, फोटो सेशन एक और चीज़ है। एक तो है ना कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, एक बयान है, एक बुला लेते हैं, बुला के फिर आप फोटो सेशन करते हैं बाकायदा। आप कहते हैं नहीं आप हम साथ करेंगे, हम देखें जी, हम इधर मौजूद हैं। उसके बाद एक प्रेस रिलीज लगी और फिर कहाँ गए वो किसी को कुछ पता। अब ये बदकिस्मती है और ये मैं आप मतलब जाहिर है मैं 19वीं या 18वीं सदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको जो बात बता रहे हैं ये इस सदी की बात है। सो अगर एक खातून उस इलाके में ये काम कर रही हैं, कमेंडेबल जॉब, हुकूमतों को ये काम करने चाहिए। अगर अफराद कर रहे हैं तो हुकूमतों को उनकी सरपरस्ती और ताउन ज़रूर करना चाहिए। और अगर ऐसे अफराद कर रहे हैं कि जिनको आपने वैसे ही जिनका ख्याल रखना था आपने ख्याल नहीं रखा, लेकिन उन्होंने दूसरों का ख्याल रखा, फिर तो हमें कुछ सोचना चाहिए है। और बहुत सारे अवार्ड्स जब दिए जाते हैं ना और ऐसे लोग किसी लिस्ट में नहीं होते तो सवालिया निशान उन अवार्ड्स के ऊपर आ जाता है, जिसमें नज़रअंदाज किया जाता है उन लोगों को जो असल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुआशरे में, इस मुल्क की तामीर तरक्की में, अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, बात कर लें कुछ फेक न्यूज़ की ना। फेक न्यूज़ आज का मसला नहीं है, फेक न्यूज़ बहुत पहले का। और वो जैसे मीडिया जैसे मैनिपुलेट करता है, मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मैनिपुलेट करता है, हुकूमतें गिराता है, बनाता है, उसकी जो है एक आपको रिपोर्ट हम अभी दिखाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से जुड़ी हुई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि 1995 में बरतानवी शहज़ादी डियाना के लिए गए एक इंटरव्यू के हवाले से तहकीकात का ऐलान कर दिया BBC ने। और आज आंजहानी शहज़ादी के भाई ने इल्ज़ाम आयन किया है कि बरतानवी नशरियाती इदारे की टीम ने शहज़ादी को बहला फुसला कर इंटरव्यू के लिए आमादा किया था। याद रहे, ये वो इंटरव्यू था जिसने हर एक चीज़ तोड़ फोड़ के रख दिया था। इसके बाद प्रिंस आपने फॉलो किया प्रिंसेस डियाना को? मैंने प्रिंसेस डियाना को फॉलो किया और फरा 2 करोड़ से ज़ायद लोगों ने सिर्फ बरतानिया में उस वक्त ये इंटरव्यू देख लिया था। और इस इंटरव्यू ने शाही खानदान के साथ वो जो उनका रिलेशनशिप था उसको मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद वो दोबारा एक खानदान के तौर पर जुड़ नहीं पाए, उनकी अपनी ज़िंदगी पूरी। और उनके एक्सीडेंट को भी जो है ना इस इंटरव्यू के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता रहा है। तमाम जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी, जो मुश्किलात थी, उनको शाही महल में पेश आई थी, इस इंटरव्यू में मौजूद थी। सो पर्सनल स्पेस जो है ना वो किसी की भी वो बहुत अहम होती है। हम में से कोई भी मुकम्मल इंसान नहीं होता। बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए कि खबर पेश करने के चक्कर में मैंने देखा हम सब लोग धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं।
ये हिट करता है किसी भी इंसान को, पर्सनल लेवल पर भी, फैमिली के लेवल पर भी, और इस सूरत हाल में जो हमने डिस्कस की है पॉलिटिकल लेवल पे भी, और उसके साथ साथ एक एम्पायर को पूरी को उसने डिस्टर्ब। अब हम बात करने चाह रहे हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर ली, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था ये। अनएक्सपेक्टेड वो वनडे ही था जो हम हार गए थे। हाँ, वो हार गए थे। खैर मुझे तो वो लगा कि हमने वो जैसे दोस्ती में हारा है। गुज़िश्ता रोज़ जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में मेज़बान टीम को जीत के लिए 130 रन का हदफ दिया था और ग्रीन शर्ट्स ने 16वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पे आसानी से उसे हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से उस्मान कादिर ने बेहतरीन बॉलिंग की है, 13 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, मैन ऑफ द मैच भी रहे। इमाद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की और हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ फ़खर जमान ने किया, लेकिन बाबर साद मौजूद नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक को बाबर आजम ने ऊपर भेजा और फ़खर जमान कुछ अच्छा नहीं खेल सके और आउट हो गए। मैंने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी देखी। आप देखें इसके अंदर हुआ क्या। इसके अंदर हुआ ये कि बाबर आजम जो ओपनर एज एन ओपनर आते हैं T20 के अंदर, अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया। उनका पहला मैच था, खुशदिल नीचे खेल रहे थे, हैदर नए प्लेयर थे जो खेल रहे थे, इसलिए बाबर आजम ने ओपन नहीं किया। ओपन अब्दुल्ला शफीक को करवा दिया क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि मेरी बैटिंग स्ट्रेंथ जो बाहर बैठी हुई है बेंच पे वो कितनी है, और आउट होते चले गए प्लेयर और यंगस्टर्स को भेजते और यही एक्सपेक्टेड था कि एक ऐसी टीम के साथ जो कि इतनी मजबूत नहीं तस्वुर की जाती, उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें आप, अपनी टीम को जो है ना उसको जज कर सकें, इवेल्युएट कर सकें। कितने कामयाब रहे इसमें, इस हवाले से बातचीत करेंगे याहिया हुसैनी। थैंक यू वेरी मच याहिया फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि ये जैसे मैंने कहा कि ये कोई हमें मुश्किल नहीं लग रहा था, जिम्बाब्वे की टीम आने से पहले भी यही हम बातें कर रहे थे कि ये एक आसान सीरीज़ होगी, लेकिन कितनी अहम सीरीज़ है जब कोरोना के वबा की बात की जाए, इन हालात में स्पोर्ट्स की और खेल के मैदान की आबादी की बात की जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है फरा के ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज थी इस एतबार से कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरगर्मियों की वापसी के हवाले से एक ऐसे मरहले पर जब कोविड-19 की वजह से दुनिया सिमटी हुई है, लोग एक दूसरी जगह आने जाने से गुरेज कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ऑन द अदर साइड जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि कितनी आसान सीरीज़ थी, कितनी मुश्किल सीरीज़ थी, तो इस सीरीज़ से अगर हम बात करते हैं तो हासिल क्या किया, तो मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे की टीम बहुत कुछ हासिल करके गई इस सीरीज से। एक तो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की और इस्लामाबाद के बेहतरीन होटल में उन्होंने क़याम किया, बहुत ज़्यादा पुरलुफ्त खानों से वो लुत्फ अंदोज हुए। फिर ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं कि इस सीरीज में अनएक्सपेक्टेड उन्होंने आपको वनडे सीरीज के एक मैच में नाकामी से 2-4 किया, और जो 2023 वर्ल्ड कप का सुपर लीग है उसमें आपको 10 कीमती पॉइंट से महरूम कर दिया। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर T20 सीरीज की बात करते हैं, जिस अंदाज में कॉम्प्रिहेंसिवली आपने T20 सीरीज को अपने नाम किया, मेरा ख्याल है वनडे सीरीज में आपकी टीम थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आई। वनडे सीरीज में आपकी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह T20 सीरीज में आपकी टीम ने परफॉर्म किया। बिल्कुल ऑल आउट किया, आउट क्लास किया, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, तीनों शोबों में जिम्बाब्वे की टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। ये साहब ये बता दीजिएगा, अब्दुल्ला शफीक, हैदर और फिर खुशदिल और नीचे से उस्मान कादिर, इन चारों की परफॉर्मेंसेज आपको कैसी लगी हैं? बाबर आजम का कल का फैसला कि खुद ना आना, अब्दुल्ला शफीक को ओपनर भेजना, क्या आप बता रहे हैं कि बाबर टीम को साथ लेकर चलेंगे और वो देख रहे हैं कि मैं अकेली स्ट्रेंथ नहीं, दीगर लोगों को भी मुझे स्ट्रेंथ बनाना है? हमजा, बात दरअसल ये है कि जब से ये तब्दीली हुकूमत आई है ना, तो मेरा ख्याल है कि हर कोई जो है वो बिल्कुल रातों रात जो है वो सब कुछ हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। क्रिकेट का खेल जो है वो एक दिन आपको हंसाता है और 10 दिन आपको रुलाता है, तो ये बड़ा सोच समझकर और बड़ा एतबार वाला खेल है। और कहते हैं क्रिकेट की तरह खेल रंग बदलता है, आदादो शुमार का ये खेल है। हम लोग फौरन ही ये फैसला कर लेते हैं जनाब अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं, हैदर अली आ गए हैं और बस अब पाकिस्तान क्रिकेट चल पड़ी है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट तो 1952 से चल रही है और कई ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिनकी हम बात करते थे, जिनका हम नाम लेते थे, आज वो हमें कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के उफक पर दिखाई नहीं दे रहे। बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट की एक प्रोडक्ट है, ब्रांड है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों का आप नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा उनको वक्त दीजिए। उनको इस पानी में अपने आप को जो है वो तैरने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए वक्त की जरूरत है। वरना बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, अगर मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँ तो शायद आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, आए और अब कहीं दिखाई दे नहीं रहे। ये बात क्या उस्मान कादिर पे सादिक आएगी? 2 मैचेस में तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की, लेग स्पिनर की हमें जरूरत भी है, गुगली
उनके वालिद का एक बड़ा वो कमाल भी रहा, तो आप उनकी आगे जगह कैसे देख रहे हैं? देखिए फरहाद, 3 मैच और 11 ओवर 60 रन 8 विकेटें, सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार पाना, इससे अच्छा आपके लिए स्टार्ट हो नहीं सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी बहुत शानदार स्टार्ट मैं कह सकता हूं इसको, लेकिन आप उनको अब्दुल कादिर के साथ कंपेयर करने लगे हैं, आप उनका मवाजना अब्दुल कादिर साहब के साथ करने लगे हैं। ठीक है, उनकी जीन में अब्दुल कादिर जो है उनका खून मौजूद है, उनकी रगों में अब्दुल कादिर साहब का खून दौड़ रहा है। अब्दुल कादिर साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कारनामे आज भी हमें याद हैं। आज भी हम अब्दुल कादिर की पहचान समझते हैं उस्मान कादिर को, लेकिन एक परफॉर्मेंस के ऊपर जमीन आसमान के कलाबे मिला देना, ये कह देना कि हमें अब्दुल कादिर मिल गया। अब्दुल कादिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वक्त गुजारा अपने आप को मशरिक का जादूगर कहलवाने में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट तो हो सकता है उस्मान कादिर का, लेकिन उनको अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने के लिए, अपने वालिद की जो एक ये कह सकते हैं कि एक उनकी बॉलिंग का आर्ट था, उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। 27 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया और उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है अपनी बेगम को डेडिकेट की, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। लेकिन अभी बहुत सारे मराहिल तय करने उस्मान कादिर को, ये कह देना बस वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया, ये मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स टू अर्ली। ठीक है, टेस्ट की कप्तानी का बता दें कि बाबर की कप्तानी आपको कैसी लगी? कमज़ोर टीम थी, कप्तानी की शायद उतनी ज़रूरत महसूस ही नहीं की गई, टेस्ट की कप्तानी का बोझ डाल देना बाबर आजम पर क्या अभी दुरुस्त है? हमजा, बात दरअसल ये है कि फैसले कहाँ से हो रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो रहे हैं ये मुझे नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बाबर आजम का इस वक्त वो हाल है कि वो एक घर में कमाओ पूत बेटा रहता है और आप बच्चों की फीस भी उसी से दिला रहे हैं, घर का किराया भी उसी से दिला रहे हैं, घर का राशन भी उसी से डलवा रहे हैं, घर के मसाइल भी उसी के सामने रख रहा है, तो एक हद तक ही वो चीजों को लेकर चल सकता है। बाबर आजम आई थिंक उनको आपको संभाल कर लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट का एक ही ब्रांड है इस वक्त और आप उनके ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं। आप सोचें अगर बाबर आजम एज ए कप्तान फेल हुए तो वो सिर्फ कप्तान फेल नहीं होंगे, उनकी बल्लेबाजी पर भी फर्क पड़ेगा और अगर उनकी बल्लेबाजी पर फर्क पड़ा तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो दबाव का शिकार हो जाएगी। और ठीक है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपने उनको कप्तान बनाया, लेकिन वाई अजहर अली को आपने कप्तानी से क्यों उठाया? इस साल 13 मई को जब आपने एक प्रेस रिलीज निकाला था, आपने कहा था कि पूरे सीजन के लिए हमने अजहर अली को कप्तान बनाया है और ये क्रिकेटिंग फैसला नहीं है। वो जो अजहर अली वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से हफीज और मिसबा के साथ मिलने चले गए थे, डिपार्टमेंट क्रिकेटर्स के हवाले से मुलाकात करने गए थे, डिपार्टमेंट क्रिकेटर्स का रोना रोने गए थे, वो बोर्ड को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा आपने हमें बाईपास किया और फिर आपको पता है यहाँ पर बाईपास करने का कितना आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो वो खमियाजा जो है मिसबा को मतलब एक ओहदा छोड़ने और इनको कैप्टनसी से छोड़ने की तरफ आप इशारा करें। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान सुपर लीग भी बात कर लें, उसके 5वां एडिशन और बहुत सारे प्ले ऑफ का सिलसिला जारी। कौन कौन से प्लेयर्स, पहले तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्ले ऑफ जो है शुरू होने वाला है ना, तो कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे, किन की आमद और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और PSL पर? देखें, आ गए हैं फरा, आ नहीं रहे, आ गए हैं। रोशनियों का शहर कराची जो है वो इस वक्त मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है और हम कराची में रहते हैं और कराची की सड़कों के ऊपर जो लोग हैं वो शाम के वक्त एक ट्रैफिक का सामना करना उनको पड़ता है, क्योंकि जब टीमें प्रैक्टिस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची जा रही होती हैं तो वही पुरानी कहानी है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है, लेकिन थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। फाफ डू प्लेसी पहली मर्तबा जनूबी अफ्रीका के जो क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, पेशावर ज़ल्मी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में अब पहले हम सोच रहे थे शायद कोविड-19 की वजह से ये इवेंट हो नहीं पाएगा, लेकिन हो रहा है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट की जहां तक आप बात कर रही हैं तो देखें, पाकिस्तान सुपर लीग इस क्रिकेट बोर्ड से पहले भी हुई थी और 2017, 2018, 2019 3 सीजन जो है उनके मुकाबले पाकिस्तान में हुए थे। पूरा टूर्नामेंट नहीं हुआ था, लेकिन इसके लिए हमको अपनी फोर्सेस को, आर्मी को, पुलिस को, रेंजर्स को क्रेडिट देना होगा। सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को हम क्रेडिट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी नहीं होती, अगर हमारे जवान जो है वो पैरे नहीं दे रहे होते तो ये क्रिकेट नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली इसका दुनिया पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है सिक्योरिटी इदारों की शानदार कामयाबियों की वजह से, शानदार उनके एतमाद की वजह से, एतबार की वजह से। जहां तक आप बात करें, बंद दरवाजों में जरूर होगी क्रिकेट, लेकिन हम टीवी पर तो जरूर देखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, भले हो लेकिन वो उससे रहेगा। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी। उस्मान कादिर की मैं बात पता है क्यों इतनी पैशनेटली कर रही हूँ, इससे कि जब मैंने अब्दुल कादिर साहब का इंटरव्यू किया ना था, आई फाउंड हिम अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड मैन। वो एक बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, मजबूत रूह के मालिक थे। जिस्म, आसाब,
स्पोर्ट्समैन के लिए होते हैं, लेकिन एक मजबूत रूह का मालिक होना बड़े जो है, सीधे बड़ा कमाल आदमी बात थे। है। अल्लाह ताला अब्दुल कादिर मरहूम के दर्जात बुलंद आमीन। फरमाए। इस दुनिया की इस पूरे मेले में से जो शख्स साफ दामन लेकर निकल जाए वो यकीनी तौर पर एक कामयाब शख्स है, ये हमारा तो मानना है। बिल्कुल सो ही वाज अ ग्रेट प्लेयर और अब उनकी लेगेसी जो है वो उसको कंटिन्यू किया उनके बेटे में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, अभी आपको बताएंगे यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में पिछले 200 बरस में पहली मर्तबा एक मस्जिद के दरवाजे खोले गए। और एथेंस में ये मस्जिद जो है 1833 के बाद सरकारी सरपरस्ती में कायम होने वाली पहली मस्जिद है। सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ कोई मस्जिद सरकारी सरपरस्ती में बाकी नहीं बची थी, सबको कोई और बना दिया गया था। तो 200 साल के बाद पहली मस्जिद जो है उसकी तामीर मुकम्मल हुई। गुड न्यूज़ है यकीनी तौर पे। अल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह के घरों को और हमारे घरों को आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे हम सबको, और अपनी हिफाजत में रखे आलमी वबा से और हर तरह की परेशानी से। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।